हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है वो समुद्रगुप्त को दी गई है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे और पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते हैं और समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे और उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? तो उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र इस विद्यालय में पढ़ने आते थे और इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे। यहाँ करीब 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त जो था वो पहला ज्ञात गुप्त शासक था। इसके बारे में जान लेते हैं। तो श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा था और श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना और इस वंश के बाद प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे इसे वैशाली दहेज में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुणों के द्वारा। तो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुणों के द्वारा आक्रमण के साथ ही समाप्त हो गया था। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हुन बंजारा जाति के लोग थे, जिनका मूल निवास वोल्गा, जो कि रूस की एक नदी है, इसके पूर्व में था और वे 370 ईस्वी में यूरोप में पहुंचे थे और हुनों ने दक्षिण पूर्वी यूरोप और उत्तर पश्चिम एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश। तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम जो है वो गुप्त वंश युग के साथ संबंधित हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था और इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो है वो उत्कीर्ण है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे और पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और विक्रमादित्य द्वितीय का शासनकाल जो था वो 375 ईस्वी से 415 ईसा पूर्व तक था और उसने अपने विवरण में मध्य देश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था तथा तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला था। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कालिदास 3री-4थी शताब्दी से गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त जो थे वे गुप्त युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा था और श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे इसे वैशाली दहेज में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गुप्त साम्राज्य का उदय का जन्म 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था और श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था। और श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा और इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित रहा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा जो थी वो थी संस्कृत। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनके समय में संस्कृत, पाली, ब्राह्मी भाषाओं का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। तो गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट जो था वो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो वह जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त राजा की पदवी ग्रहण की थी और वो एक महान सम्राट था। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त राजवंश का राजा था और चंद्रगुप्त द्वितीय महान, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, वे भारत के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे और उनका राज्य जो था वो 375 से 414 ईसा पूर्व तक था और जिसमें गुप्त राजवंश ने अपना शिखर प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय वह राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुप्त संवत जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तृतीय किंतु प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली नरेश था और उनके राज्यारोहण की तिथि जो थी वो 319 से 320 ईस्वी तक थी और गुप्तों का आधिपत्य आरंभ में दक्षिण बिहार तथा उत्तर पश्चिम बंगाल पर था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सोना के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया गया था, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के के लिए कुषाण काल में प्रसिद्ध रहा और शीशे के सिक्के सातवाहनों के काल की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, वे भारत के महानतम या सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? सही आंसर हो जाएगा गुप्तों के। तो गुप्तों के सिक्के जो थे वे संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त को उसकी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत के प्रति प्रेम का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, वाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन के। तो वाणभट्ट जो थे वे सम्राट हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो वाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि तथा संस्कृत गद्य के विद्वान थे। वे हर्ष के दरबारी अष्टकवियों में प्रमुख थे। उन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी जैसी रचनाएं की है और हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध होने का साक्ष्य भी वाणभट्ट की रचनाओं में मिलता है। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई हर्षवर्धन की जीवनी है।
अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन जो था वो अपनी धार्मिक सभा को प्रयाग में किया करता था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर्षवर्धन ने लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में दो विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था और हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को मुख्य परिषद भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वान भट्ट। तो वान भट्ट जो था वो कादम्बरी का लेखक था। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वान भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम तथा कादम्बरी। और हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षचरित की। तो हर्षचरित जो थी इसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, क्योंकि इसकी रचना जो थी वो आर्यभट्ट ने की थी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज का सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज की सभा जो थी वो ह्वेन-त्सांग के सम्मान में की गई थी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा ह्वेन-त्सांग के सम्मान में की गई थी और इस सभा में विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय के लोगों को बुलाया गया था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।